वेलकम टू बार्क बीपीएससी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स ऑफ दिस ईयर, और वो है ब्रिक्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल में ही आपने न्यूज सुना होगा कि ईरान ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि ब्रिक्स देश में सहमति बनाकर एक स्टेटमेंट इशू किया जाए। जो ये अमेरिका का एग्रेशन है ईरान के खिलाफ, उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट इशू किया जाए। हालांकि जो इंडिया का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही सिंपल है कि ब्रिक्स के देशों में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और इसमें सहमति बनाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स का जो इस साल का समिट होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है। इस साल का समिट न्यू दिल्ली में होने वाला है। क्योंकि न्यू दिल्ली में इसका समिट होगा, इसलिए ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा न्यूज में रहेंगे। और जब ये न्यूज में आएगा तो शायद आपको समझने में और डिफिकल्ट होगा कि ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हैं, ब्रिक्स का क्या फंक्शन है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रिलेवेंस है प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में, कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम के रिस्पेक्ट में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, हम सभी को एक एक करके देखेंगे और ब्रिक्स को कंप्लीटली समझेंगे। ये इस साल के मेंस में तो इंपॉर्टेंट है ही, प्री का भी क्वेश्चंस में ब्रिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट द समिट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन इंडिया इटसेल्फ। आइए पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन या क्या है मीनिंग ब्रिक्स का। जैसा कि आपको नाम से पता होगा कि बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हालांकि अब इसका मेंबरशिप बढ़कर ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी इसको ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस भी कहते हैं। ब्रिक्स प्लस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मेंबरशिप आगे देखेंगे कि बढ़ चुकी है। तो ये जो ब्रिक्स है ये क्या है, एक ग्रुपिंग है मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का। आप चाहे ब्राजील देखो, रसिया देखो, इंडिया देखो, चाइना देखो, साउथ अफ्रीका देखो, दीज ऑल आर इमर्जिंग इकोनॉमीज। मतलब ये अभी इमर्ज कर रही है, ये डेवलप्ड नहीं हुआ है, अभी डेवलपिंग है और डेवलप्ड होने के और बढ़ रहा है। यानी कि इसका प्रभाव भारत के ये सॉरी वर्ल्ड के इकोनॉमी पर आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए इट इज ए ग्रुपिंग ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। और क्योंकि मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी का ग्रुपिंग है, इसलिए दैट कोऑपरेट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो है ही, साथ में पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन और रिफॉर्म चाहती है ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में। ये सभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है, क्योंकि ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी का ग्रुप है। इसलिए ये चाहती है कि जितना भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, खास करके वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ये सभी में इंप्रूवमेंट हो, इस सभी में वेस्ट डोमिनेटेड जो ग्रुपिंग्स है इसको रिफॉर्म किया जाए और ग्लोबल साउथ की या डेवलपिंग कंट्री की भी बात इसमें रखी जाए, उसका भी जो बात है इसमें बढ़े, उसका भी वर्चस्व इसमें बढ़े, उसका भी जो जिम्मेवारी है या उसका भी जो आवाज है इसमें और बुलंद हो। सिर्फ डेवलप्ड कंट्री का ही आवाज उसमें ना सुना जाए। इसलिए ब्रिक्स को कहा जाता है कि एक मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी का ग्रुपिंग है जो कोऑपरेट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन पर, क्योंकि आपस में इन देशों का जो राजनीतिक संबंध है और सुदृढ़ होगी और बेहतर होगी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन से वी कैन लीड टू पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन और ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म चाहती है। ये जो टर्म है ब्रिक, एस नहीं, सिर्फ ब्रिक यानी चार देशों की ग्रुपिंग, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। इसको क्वाइन किया गया था 2001 में जिम ओनिल, जो कि गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे। गोल्डमैन सैक्स क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत सारे काम करती है। गोल्डमैन सैक्स स्विट्जरलैंड स्विस बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनिल, उन्होंने पहली बार ब्रिक टर्म को क्वाइन किया। और क्यों किया, क्योंकि उनके नजर में आने वाले दिनों में ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना चार ऐसे इमर्जिंग इकोनॉमी है जिसका प्रभाव पूरे दुनिया के इकोनॉमी पर अत्यधिक देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है उसका सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन उसका घट रहा है, और ये चारों कंट्री का जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ेगा। ये चारों कंट्री का जो बुलंदी है वो और बढ़ेगा, इसका इकोनॉमी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जो गोल्डमैन सैक्स कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल थे, इन्होंने टर्म कॉइन किया ब्रिक। किसके लिए, टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये चारों इमर्जिंग इकोनॉमी थे, तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इनको डिस्क्राइब करने के लिए ही टर्म ब्रिक दिया गया 2010 में। आगे देखेंगे इसके बारे में, आगे आने वाला है। ये रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अभी हमने बताया कि ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है ये दीज आर जो नेम के बेसिकली सदस्य थे। बेसिकली अगर आप 2 मिनट की इजाजत दें हमें, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं पर इंपॉर्टेंट है, और आप जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या रिलेशंस पढ़ेंगे उसमें ये टर्म जरूर आएगा। तो कहानी है वर्ल्ड वार टू की। वर्ल्ड वार टू के बाद पूरी दुनिया दो पार्ट में बट गई थी। एक थे वेस्ट कंट्री, या इसी इसी को कह सकते हैं कैपिटलिस्ट कंट्री थी। कैपिटलिस्ट कंट्री थी, इसमें यूएसए, कनाडा,
और वेस्टर्न यूरोप के कंट्री थे। इसको हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट कंट्री थे, और इसी को फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यही था। दूसरे थे कम्युनिस्ट कंट्री के ग्रुपिंग, है ना, कम्युनिस्ट कंट्री के, और इसके लीडर थे यूएसएसआर। इसका लीडर कौन है? यूएसए है। इसका लीडर यूएसएसआर है, और इसे कहा गया सेकेंड वर्ल्ड। ये दोनों में क्या चल रहा था? कोल्ड वार चल रहा था। इसी बीच दुनिया के कई देश को आजादी मिली, कॉलोनियलिज्म के जो दंश था, कॉलोनियलिज्म के जो बुरे प्रभाव थे, उससे मुक्ति मिली। और यही सब ग्रुपिंग को जो अलग ग्रुपिंग बनाए, जिसे हम लोग नेम कहते हैं, और ये थे डेवलपिंग कंट्री या लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, जैसे अफ्रीकन कंट्री, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज, लेटिन अमेरिका की कंट्री, ये थे डेवलपिंग कंट्री या लिस्ट डेवलप कंट्री थे। यहाँ डेवलपमेंट कम था, और इसे डेरोगेटरी टर्म में थर्ड वर्ल्ड कहा गया, क्योंकि तुम थर्ड वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, यानी तुम गरीब हो, डेवलपिंग हो, तुम्हारे यहाँ ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स है, ऑल फैसिलिटीज आर वेरी लॉ, तो इन्हें डेरोगेटरी टर्म में थर्ड वर्ल्ड कहा गया। यही नेम का ऑर्गेनाइजेशन रखता है, और इसे ही हम लोग ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो ग्लोबल साउथ बेसिकली अगर सिंपल टर्म में समझे तो ग्लोबल साउथ इज नॉट ए ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, इट इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट which denotes the group of countries which are developing or least developed, which do not form part of either capitalist group or communist group, जो ना तो कैपिटलिज्म के हिस्सा में थे, ना कम्युनिज्म के हिस्सा में थे, ना यूएसए ब्लॉक में शामिल हुई, ना यूएसएसआर के ब्लॉक में शामिल हुई, ये लिस्ट डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री थे, इसे ही ग्लोबल साउथ कहा गया। और ये जो ग्रुपिंग है, ये भी इंटरेस्ट दिखाता है ग्लोबल साउथ का, क्योंकि इसमें क्या है? ब्राजील है, इसमें रसिया है, इसमें इंडिया है, इसमें चाइना है। हालांकि इसमें रसिया आप कह सकते हैं कि ये तो सेकेंड ग्रुपिंग का हिस्सा है, पर साउथ अफ्रीका है, या और जो कंट्री अभी बढ़ा है, ये सब ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं। तो ये उसी का इशू को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में। अब देखते हैं इसके मेंबर कंट्री कौन है। इसके जो ओरिजिनल कंट्री थे, चार थे, जो शुरुआती पहला जो ब्रिक टर्म दिया गया जिम ओनिल के द्वारा, वहां से, और जो पहली बार जहां फॉरेन मिनिस्टर्स की, आगे जब देखेंगे हम लोग कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है पहली बार 2009 में, तो यही चारों देश के फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते हैं। तो ब्राजील थे, रसिया थे, इंडिया थे, चाइना थे। फिर इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका जुटती है, 5 हो जाती है। और अब जब इसमें एक्सपेंशन हुआ है, तब इसमें जोड़ा गया है इजिप्ट को, इथियोपिया को, ईरान को, यूएई को, सऊदी अरेबिया को, इंडोनेशिया को। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस जिसे कहते हैं, अब इसमें टोटल 11 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसमें 5 तो याद करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इस ग्रुपिंग का नाम ही ब्रिक्स है। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आपको याद रहेगा। इसमें पहले 4 सबसे प्रथम थे, 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, और रेस्ट 6 जो हैं इसे अभी इंक्लूड किया गया है ना, 6 मेंबर्स वर इंक्लूडेड। आप इसको 2 तरीका से याद रख सकते हैं, या तो ज्योग्राफी से याद रख सकते हैं। ज्योग्राफी से कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि इसमें 2 मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं अफ्रीका से। 2 मेंबर्स कहां से इंक्लूड किए गए हैं? अफ्रीका से। 3 मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं कहां से? गल्फ कंट्री से, जिसे हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, जहां अभी पूरा टर्मोइल है, जहां पूरा युद्ध चल रहा है। और एक साउथ ईस्ट एशिया से इंक्लूड किया गया है ना, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये जो ग्रुपिंग है साउथ ईस्ट एशिया, आसियान भी कह सकते हैं, इससे एक को इंक्लूड किया गया। तो 2 जो अफ्रीका से आए, इसमें एक इजिप्ट है, और एक इथियोपिया है, दोनों ई से शुरू होता है। तो इजिप्ट और इथियोपिया अफ्रीका से शामिल किए गए। जो 3 मेंबर्स हैं जो वेस्ट एशिया से इंक्लूड किए गए, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और ईरान है। आप देख सकते हैं ये तीनों बहुत सिग्निफिकेंस है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ईरान हो। और इजराइल को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जनरली ये चाइना डोमिनेटेड, रसिया डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, और इजराइल अपनी पूरी तरीका से जो उसका लॉयलिटी है वो यूएसए के साथ है, तो इजराइल इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसलिए सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान 3 इंपोर्टेंट कंट्री बच गए वेस्ट एशिया से। और साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया, जो द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया के, उसको शामिल किया गया। या आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, SUIIIE। एस से सऊदी अरेबिया, यू से यूएई, ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया। आपको जैसे मन है वैसे याद कर सकते हैं। बस ये है कि जो 11 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ये आपको याद रहने चाहिए। या तो आप ज्योग्राफी से याद कीजिए कि 2 अफ्रीका से हैं, 3 वेस्ट एशिया से हैं, और एक साउथ ईस्ट एशिया से, या आप सुई से याद कीजिए। थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग ध्यान देना पड़ेगा, SUIIE। तो इस तरह से 6 हो जाते हैं। तो अब ब्रिक्स के पास कितने मेंबर्स हैं? 11 मेंबर्स हैं,
और ये लार्जेस्ट ग्रुपिंग्स हो चुके हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज के। सभी कंट्री जो हैं डेवलपिंग कंट्री है, नन ऑफ देम आर डेवलप्ड एट, अभी कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो ये आप ग्रुपिंग देख सकते हैं, चाहे ब्राजील हो, रसिया हो, ईरान हो, इजिप्ट हो, इथियोपिया हो, साउथ अफ्रीका हो, यूएई हो, इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, चाइना हो। आप इसको एक दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा। क्या ग्लोबल सिग्निफिकेंस है ब्रिक्स का? तो 40% ग्लोबल पॉपुलेशन को दिखाती है ब्रिक्स, और ये हो सकता है कि, है ना, और थोड़ा बहुत बढ़ ही गया हो, क्योंकि हम इसमें देखते हैं इंडिया शामिल है, इसमें चाइना शामिल है, इसमें इंडोनेशिया शामिल है ना। तो ये सब कंट्री, ब्राजील शामिल है, साउथ अफ्रीका शामिल है, रसिया शामिल है, इवन ईरान, इवन सऊदी अरेबिया, ये सब एक लार्ज ग्रुप, लार्ज कंट्रीज हैं जहां पर अधिक पॉपुलेशन रहते हैं। तो लगभग 40% ग्लोबल पॉपुलेशन को ये ग्रुपिंग रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इसका कोई निर्णय होता है तो वो 40% लोगों को दुनिया में इम्पैक्ट कर सकती है। इसका जो जीडीपी है अराउंड 1/4 to 1/3 है। अब देखिए चाइना का ही जीडीपी इसमें क्या है, 20 ट्रिलियन है। इंडिया का जीडीपी कितना है, 4 ट्रिलियन मान सकते हैं, 5 ट्रिलियन हम लोग पहुंचने वाले हैं, है ना। रसिया का 3 ट्रिलियन के आसपास रहेगा, तो यहीं पर हो गया 27 ट्रिलियन के आसपास। तो आप इसको दिखा सकते हैं, आप मान सकते हैं पूरा जो वर्ल्ड है उसमें 100 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी है। अगर चाइना के पास ही 20 है तो 1/5 जीडीपी तो किसके पास है, चाइना के पास ही है। इसलिए कहा गया है कि लगभग 1/3 जो वर्ल्ड जीडीपी है वो रिप्रेजेंट करती है, या वो इन देशों में शामिल है। वो ब्रिक्स में जो 11 सदस्य हैं ये पूरा दुनिया के 1/3 वर्ल्ड जीडीपी को दिखाते हैं, 40% ग्लोबल पॉपुलेशन को दिखाते हैं, 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को दिखाते हैं। जितना भी व्यापार होता है, जितना भी वस्तुओं का इधर से उधर होना होता है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाता है, उसका 16% शेयर यही ब्रिक्स कंट्री के। इसलिए ब्रिक्स क्या है, एन इंपोर्टेंट इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल ब्लॉक ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो चाहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ग्लोबल साउथ के वॉइस भी मजबूत हो। उसमें वेस्ट डोमिनेटेड जो ग्रुपिंग्स है इसका इंपोर्टेंस वेस्ट के लिए कम किया जाए, या वेस्ट में उसका डोमिनेंस कम किया जाए, वेस्ट का डोमिनेंस कम हो, या अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किया जाएगा जो आगे देखेंगे। तो ये एक इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ब्लॉक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, जो आपको पहले ही समझा दिया है हमने। तो पहली बार क्या होता है कि 2001 में, है ना, 2001 में मीटिंग होती है किसकी, 2001 में मीटिंग नहीं होती है, 2001 में जो जिम ओनील है, जो जिम ओनील है, जो क्या है, एक इकोनॉमिस्ट हैं, किससे, गोल्डमैन सैक्स से जुटे हुए हैं। गोल्डमैन सैक्स जो स्विस बेस्ड कंपनी है, गोल्डमैन सैक्स से जुटे हुए हैं जिम ओनील। इन्होंने टर्म दिया ब्रिक, BRIC, और इसलिए ब्रिक के जो फॉरेन अफेयर्स के मीटिंग थे, फॉरेन मिनिस्टर्स के जो मीटिंग था, वो पहली बार 2006 में हुआ। 2009 में पहली बार ब्रिक्स कंट्री का जो फॉर्मल मीटिंग होता है, यानी ब्रिक कंट्री जो है, एस नहीं, अभी भी 4 कंट्री के जो लीडर हैं, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, उनका समिट होता है येकातेरिनबर्ग, रसिया में। यानी कि हमने क्या देखा, पहला देखा 2001 जब जिम ओनील पहली बार ब्रिक टर्म को देते हैं। फिर हमने देखा 2006 जब पहली बार फॉरेन अफेयर्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। फिर 2009 जब येकातेरिनबर्ग रसिया में हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग होती है, और इसे फर्स्ट समिट कहा जा सकता है ब्रिक का। ब्रिक अभी भी ब्रिक है, और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है और ये बन जाता है ब्रिक्स। 2014 में इसका इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है जिसको कहते हैं फोर्टालेजा समिट। ये क्या है, फोर्टालेजा समिट है, और ये जो फोर्टालेजा समिट है इसी में क्रिएट किया गया। अब आपका काम यहाँ बनता है, कमेंट में बताइएगा कि फोर्टालेजा कहाँ है, यानी कौन सा देश है। इतना तो आपको पता ही होगा कि अभी ब्रिक्स में 5 सदस्य हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया में तो है नहीं, चाइना में तो नाम नहीं लग रहा है, तो ब्राजील, रसिया, साउथ अफ्रीका, रसिया भी कम लग रहा है। तो आपको बताना है कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका में कौन देश में फोर्टालेजा समिट हुआ था, यानी फोर्टालेजा कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए इसलिए हम यहाँ पर नहीं लाए, या फिर आप गूगल से सर्च करके, या अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, यानी आपका नॉलेज क्या है, बहुत स्ट्रांग है। तो 2014 में फोर्टालेजा समिट होता है, और इसी में क्रिएट किया जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एक कहते हैं कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये दोनों के बारे में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। तो 2014 का जो फोर्टालेजा समिट होता है, यही फोर्टालेजा समिट में क्रिएट किया जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्यों क्रिएट होता है, किसके डोमिनेंस को कम करना चाहता है, किसका अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश किया जा रही है, इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या हो सकती है, और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट से आप क्या समझते हैं, क्यों क्रिएट किया गया, भारत इसका कैसे फायदा उठा सकता है, ये सब हम आगे के जो है आगे देखने जा रहे हैं, है ना। तो अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 2014 का जो फोर्टालेजा समिट होता है, इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को क्रिएट किया जाता है। 2024 का कजान समिट में जो एक्सपेंशन हमने देखा कि पहले मात्र
ब्रिक्स थे यानी 5 कंट्री थे, अब 11 मेंबर्स हो गए हैं, यानी 6 मेंबर्स को बढ़ाया गया। ये कजान समिट में होता है, कजान रसिया में है। तो कजान समिट जो 2024 का कजान समिट हुआ, इसमें मेजर एक्सपेंशन किया गया ब्रिक्स का, यानी ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस ये हम कहें 11 मेंबर तक ले गया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स का। अगर आप कोई भी ग्रुपिंग बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाते हैं, या हमने टेलीग्राम बनाया, और टेलीग्राम क्या है, बार्क बीपीएससी के नाम से हमने एक टेलीग्राम बनाया। तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है कि आपस में जितने भी सदस्य हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़े, आपस में एक दूसरे से सीखें, है ना, रिसोर्सेज को यूज करें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो, जितना भी तरीके का कोऑपरेशन है, पीस, इन सभी जो भी मेंबर्स हैं उनके मेंटल पीस की बात हो, उसका जो फिजिकल हेल्थ हो उनकी बात हो, उनको कोई तरह का टेंशन ना हो, इसके लिए क्रिएट किया जा सकता है कोई ग्रुपिंग। तो ये जो ब्रिक्स क्रिएट किया गया, इसका भी ऑब्जेक्टिव कुछ इसी तरह रहेगा जैसा हम आपस में ग्रुपिंग बनाते हैं। तो क्या होता है उससे, प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि दिस इज ए ब्लॉक ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका ब्लॉक है, इसलिए इसमें प्रमोट क्या किया जाएगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग इकोनॉमी जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, आपस में ट्रेड बढ़े, आपस में टेक्नोलॉजी का लेन देन हो, आपस में स्टेबिलिटी हो, इसके लिए बनाया गया। स्ट्रेंथन साउथ साउथ कोऑपरेशन, बार बार बोला जा रहा है कि जो वेस्ट डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेस्ट का डोमिनेशन है ग्लोबल गवर्नेंस में, उसमें रिफॉर्म की बात करती है। तो उसके लिए क्या होगा, साउथ साउथ कोऑपरेशन होगा, यानी इन कंट्री में कोऑपरेशन हो। रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, शुरू में ही हमने बताया कि आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, दीज ऑल आर वेस्ट डोमिनेटेड, इसमें वेस्ट का डोमिनेशन है। दीज ऑल आर यूएसए डोमिनेटेड, यूके डोमिनेटेड, जर्मनी डोमिनेटेड, जापान डोमिनेटेड, है ना, फ्रांस डोमिनेटेड, इस सब में ये वेस्टर्न कंट्री जो है, G7 के कंट्री हैं, उनका डोमिनेशन है। इसमें इंडिया की बात कम सुनी जाती है, इसमें चाइना की बात कम सुनी जाती है, रसिया की बात कम सुनी जाती है ना, साउथ अफ्रीका की बात कम सुनी जाती है, अदर साउथ कंट्रीज की बात कम सुनी जाती है, उनका पावर कम दिया गया है। सो वी नीड टू रिफॉर्म आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक और अदर ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस आल्सो, फॉर एग्जांपल यूएन। तो यूएन के लिए हम अलग टॉपिक लाएंगे जिसमें बताएंगे आपको कि क्या रिलेवेंस है और कैसे उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, इसमें क्या चाहती है, रिफॉर्म चाहती है, ताकि हमारी भी आवाज उसमें सशक्त हो, हमारी भी आवाज उसमें सुनी जाए। इंक्रीज द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, वही है, उसी का एक कह सकते हैं कि सबसेक्ट है कि जितना भी ग्लोबल डिसीजन मेकिंग है, डेवलपिंग कंट्री का भी बात सुना जाए, चाइना का भी बात सुना जाए, इंडिया का भी बात सुना जाए। तो ग्लोबल जो डिसीजन मेकिंग है, चाहे क्लाइमेट इशू से रिलेटेड बात हो, टेररिज्म से रिलेटेड बात हो, एआई से रिलेटेड बात हो, है ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो, ग्लोबल पीस की बात हो, क्योंकि ये यूएसए है, इजराइल है, रसिया है, यूक्रेन है, यही सब देश आतंक मचा रहे हैं पूरे दुनिया में, यही सब देश युद्ध करा रहे हैं पूरे दुनिया में। तो अगर उसमें वर्चस्व इंडिया का बढ़ता है ना, तो क्या होगा, उससे वर्ल्ड पीस और इंप्रूवमेंट होगा। और साथ में ये सब ग्रुपिंग में क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ब्लॉक है, तो ट्रेड का बढ़ना, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, टेक्नोलॉजी का आपस में लेन देन देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इन सब कंट्री का, इस पे भी फोकस रहेगा। तो ब्रिक्स का अगर हम एम देखें तो क्या है, ब्रिक्स का एम है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो आपस में, ग्लोबल ये साउथ साउथ कोऑपरेशन हो आपस में, ग्लोबल जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है उसमें रिफॉर्म्स हो, और क्या हो सकता है, ग्लोबल पीस के लिए काम करें, और क्या हो सकता है, जो ग्लोबल डिसीजंस मेकिंग है उसमें जो ग्लोबल साउथ के कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनका भी वॉइस सुना जाए, ट्रेड में बढ़ोतरी हो, आपस में टेक्नोलॉजी का लेन देन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, लोगों में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हो, एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म मिले इन देशों को आपस में सहयोग करने के लिए। आप कई सारे चीज लिख सकते हैं जो जनरल होते हैं, है ना, कि एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि आपस में कोऑपरेशन हो, आपस में सहयोग बढ़े, आपस में इवन these countries would want that the tourism sector can grow with the help of other countries। जैसे कि इंडिया में चाइनीज लोगों का आना अगर बढ़े, तो इस ग्रुपिंग के माध्यम से उस पर भी बात हो, टेररिज्म के खिलाफ बात हो, है ना, वार्स के खिलाफ बात हो, ग्लोबल पीस के लिए हो, ये सभी इनके एम्स हैं। आगे देखते हैं मेजर इंस्टीट्यूशंस और इनिशिएटिव क्या लिए गए ब्रिक्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा न्यूज में रहता है। इससे क्वेश्चन, अगर आप अपने क्वेश्चन में इसको लिखते हैं तो थोड़ा सा यूनिक होगा, और यूनिक नहीं भी होगा, अगर आप ये टॉपिक को समझते हैं तो निश्चित तौर पर आप उन स्टूडेंट्स के फ्यू स्टूडेंट्स के ग्रुप में आ जाएंगे जिनको ये सब चीजें समझ में आती है, क्योंकि बाकी सब चीजें ब्रिक्स तो जनरल टर्म में सभी को समझ में आता है, पर न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है या कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है, ये बहुत कम लोगों को आता है। तो आइए समझते हैं। ये जो फोर्टेलेजा समिट हुआ, जैसा जिससे पर हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि फोर्टेलेजा बताइए कमेंट में कहाँ है, फोर्टेलेजा समिट कहाँ हुई थी। तो 2014 में जो फोर्टेलेजा समिट हुई थी,
इसी में न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्रिएट किया गया। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर संघाई है, जो चाइना के संघाई शहर है वही संघाई शहर में हेडक्वार्टर्स हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और पोर्ट एलाजा समिट से बना था। इसका पर्पस क्या है? फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्री। सिंपल सी बात है, आप लोन कहां से ले सकते हैं? आप लोन वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं। लेकिन हमने बताया कि वर्ल्ड बैंक क्या है, ये एक डेवलप्ड कंट्री का इसमें डोमिनेशन है। डेवलप्ड कंट्री का मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप का कंट्री हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, या G7 की बात करें, इसका इस पे ज्यादा वर्चस्व है। तो अगर वर्ल्ड बैंक से आपको लोन लेना है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, है ना? तो वर्ल्ड बैंक से आप लोन नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए इसको क्रिएट किया गया है कि हम क्रिएट करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अगर आपके शहर में यानी कि इंडिया में मान लीजिए कि रोड्स बनाना हो, इंडिया में ब्रिजेस का निर्माण करना हो, इंडिया में रेलवे का निर्माण करना हो, इंडिया में पोर्ट्स का निर्माण करना हो, एयरपोर्ट्स का निर्माण करना हो, किसी भी चीज का निर्माण करना हो, तो यू कैन गो टू द ब्रिक्स बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड यू कैन टेक लोन्स। इंडिया में कई प्रोजेक्ट्स हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के लोन से चल रहे हैं। ये सस्ते दरों पर क्या देंगे? लोन देंगे, और उस लोन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। डेवलपिंग कंट्री वो कंट्री है जहां अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ, अभी रोड अमेरिका जैसा नहीं हुआ, अभी रेलवे जापान जैसा नहीं हुआ, अभी हॉस्पिटल्स यूके जैसा नहीं हुआ है, अभी स्कूल्स डेनमार्क जैसा नहीं हुआ है, बिकॉज दीज आर डेवलपिंग कंट्री एंड सो दे लैक इंफ्रास्ट्रक्चर. So in order to improve the infrastructure, we can take loan from the new development bank. Other alternative, of course, we had was World Bank. But because there is more difficulty in taking loans from the World Bank, we can go to the new development bank and we can get loans from here also. A number of projects in India are being financed through new development banks. आप करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन लेके हम बना रहे हैं, है ना? इसका खास बात यह है कि इक्वल वोटिंग राइट्स है अमंग फाउंडिंग मेंबर्स, यानी ये जो ब्रिक्स के कंट्री हैं इनके इक्वल वोटिंग बराबर हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, इसलिए किसी एक का डोमिनेशन कम होगी। अनलाइक वर्ल्ड बैंक में क्या है? वेस्टर्न डोमिनेटेड है, वहां पर वोट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें सभी फाउंडिंग मेंबर्स के वोट बराबर हैं, इसलिए थोड़ा सा डेमोक्रेटिक है। और इंडिया ऑल्सो रिसीव्स अ नंबर ऑफ लोन्स फ्रॉम द न्यू डेवलपमेंट बैंक। दूसरा है कंटिजेंट। आपको समझ में आया होगा ये कि सिंपल है, एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो संघाई में लोकेटेड है, और इसको ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया था। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक से क्या है, हम लोन ले सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए, यानी डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को फाइनेंस करती है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है बिकॉज एवरी मेंबर हैज इक्वल वोट्स। आपको इतना तो समझ में आया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। जो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, इसका नाम क्या है? कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। हर एक टर्म पर ध्यान दीजिए। कंटिजेंट का मतलब होता है इमरजेंसी, रिजर्व का मतलब होता है कि हमने किसी पैसा को निकाल के रख दिया है, जैसे गुल्लक में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, एफडी कराते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं। एक तरीका से हम रिजर्व भी बोल सकते हैं, हालांकि कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लगाया जा सकता है। तो ये एक इमरजेंसी है, रिजर्व है और अरेंजमेंट है। यानी कि इफ एनी डेवलपिंग कंट्री और इफ एनी फाउंडिंग मेंबर्स फेसेस एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, जैसे फॉर एग्जांपल 1991 में भारत को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, है ना? फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या हुआ कि वी डिड नॉट हैव इनफ मनी, इनफ फॉरेक्स रिजर्व टू इंपोर्ट इवन फॉर ए वीक, कि हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व घट गया कि हम विदेशी वस्तुओं को इंपोर्ट भी नहीं कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तेल का दाम बढ़ रहा है, और अगर हमारे पास अमेरिकी डॉलर ना हो, हमारे पास चाइनीज येन ना हो, है ना, हमारे पास ईयू का यूरो ना हो, तो अगर हमें विदेश से जो तेल मंगाना होगा तो कोई हमारे करेंसी में नहीं देगा। यानी कि क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम है, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब तो हमारा बहुत बढ़ के $700 बिलियन के आसपास हो गया, पर 1991 में ऐसा हुआ था। इसी के लिए क्रिएट किया गया है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये कंटिजेंट क्योंकि इमरजेंसी आया है कि डेवलपिंग कंट्री फाउंडिंग मेंबर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। कैसा प्रॉब्लम? लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, पैसा का प्रॉब्लम। तो इस रिजर्व से हम पैसा निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या किया गया कि जो ब्रिक्स के मेंबर है, जो ब्रिक्स हैं, ये आपस में मिले और अपने जीडीपी के रेशियो के हिसाब से, जैसे इसमें सबसे ज्यादा जीडीपी किसका है? चाइना का है, $20 ट्रिलियन के आसपास है। फिर किसका है? इंडिया का है, $4 ट्रिलियन के आसपास है ना? फिर ब्राजील है, रसिया है और साउथ अफ्रीका है। तो ये जो ब्राजील, रसिया और इंडिया है, ये शायद लगभग $18 बिलियन के आसपास इसमें पैसा दिए, $18 ईच। चाइना जो है ये भी लगभग 40-41 बिलियन डॉलर के पास दिया, 39 दिया है, 39। साउथ अफ्रीका भी 5 दिया।
कुछ इस तरीका से हुआ, ये 18 तिया 54 हो जाएगा, तो ये 41 कर दीजिए, ये 18 तिया 54 होगा ना, 18 इंटू 3 54 बिलियन डॉलर यहाँ से आया, 5 यहाँ से आया तो कितना हो गया 59, और ये 41 तो कितना हो गया 100 बिलियन डॉलर। इस तरह से जो ये हैं, जो ब्रिक्स कंट्री के मेंबर्स हैं, आपस में मिले और एक समझौता करके क्या किया गया, एक 100 बिलियन डॉलर का रिजर्व क्रिएट किया गया। यानी आपस में निकाल के हम कुछ पैसा अपने देश से निकाल के हम 100 बिलियन डॉलर रख देते हैं साइड में, और इसी को ही क्या बोलेंगे, 100 बिलियन डॉलर को कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। और ये जीडीपी के रेशियो में लगभग हुआ। हालांकि भारत यानी इंडिया, रसिया और ब्राजील तीनों बराबर बराबर दिए, फिर चाइना सबसे ज्यादा दिया और साउथ अफ्रीका। अब इसी रेशियो में यानी हमने 18 बिलियन डॉलर इसमें निकाल के रखा, तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, जब भी हम लिक्विडिटी फेस करेंगे, लिक्विडिटी क्रंच या फाइनेंशियल सिचुएशन फेस करेंगे, लाइक इन 1991 वी फेस, तो हम यहाँ पर जाके क्या है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट ले सकते हैं ड्यूरिंग आवर फाइनेंशियल क्राइसिस। इससे जो हम रिलायंस इमरजेंसी का आईएमएफ का इमरजेंसी फंडिंग, उससे बच सकते हैं। आईएमएफ का इमरजेंसी फंडिंग क्या है, जैसे कि हमने उस समय देखा 1991 में हमने आईएमएफ से लोन लिया, तो आईएमएफ क्या करेगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं दे देगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखेगा। इफ यू फुलफिल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस देन यू विल बी गिवन इमरजेंसी लोन्स। जैसे अभी पाकिस्तान कटोरा लेके जाता है आईएमएफ के पास, और आईएमएफ उसको बेल आउट करती है, उसका पैसा भरने के लिए आईएमएफ देती है, पर नॉट विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस मानना पड़ेगा। तो उसी तरह जो ब्रिक्स के मेंबर्स थे, ये इस बात को जानते थे कि हमें आईएमएफ पर, हमें जो ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो वेस्ट डोमिनेटेड है, उस पे हमारा जो डिपेंडेंस है उसको कम करना होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, 100 बिलियन डॉलर का कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस के समय हम यहाँ से पैसा ले सके। और इसलिए ये आईएमएफ के इमरजेंसी फंडिंग से क्या करता है, हमारा डिपेंडेंस को, हमारा जो डिपेंडेंस है उसको कम करता है। अब अभी जो कजान, रसिया में जो कजान समिट हुई थी, इसमें बात की गई व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ब्रिक्स पे का। इसको हम समझाने के लिए 5 मिनट टाइम लेंगे, तो आप पेशेंस से सुने। बेसिकली क्या हुआ कि रसिया ने अटैक किया, रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, और इस अटैक को देखते हुए जो वेस्टर्न कंट्री है, जो यूएसए है, रसिया पर कई तरीका के जो वो है, जो क्या उसको बोलते हैं, मतलब बैन, बहुत तरीका का बैन किया है ना, बहुत तरीके के इनको रोकथाम करने की कोशिश की रसिया को, ताकि ये कम पैसा कमा सके, और फिर इसके पास कम पैसा रहेगा तो यूक्रेन में कम अटैक कर पाएगा। इसी संदर्भ में भारत पर भी इन्होंने क्या लगाया, टैरिफ लगाया, भारत पर भी टैरिफ लगाया, ताकि भारत कम ऑयल खरीदे रसिया से, और भारत से कम पैसा जाए, इसलिए कम पैसा रहेगा तो कम अटैक कर पाएगा। हालांकि खुद ऐसा काम नहीं करते हैं, दूसरे से करवाते हैं। तो एक इसी में स्टेप लिया गया कि जो रसिया है, इसको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा दिया गया। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, आप सिंपली समझिए, फॉर एग्जांपल इंडिया है और यूएसए है, आपको मान लीजिए यूएसए से डॉलर इंडिया भेजना हो, तो जो सिस्टम को यूज करेगा वो क्या है, स्विफ्ट है। तो दिस इज, अगर डॉलर पेमेंट करना है, अगर इंटरनेशनल पेमेंट करना है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, स्विफ्ट। ये सिंपल मैसेजिंग टूल है। यहाँ से जो बैंक है वो एक कोड जनरेट करेगी, वो कोड यहाँ के एसबीआई में या जिस बैंक में भी है, इस बैंक को कोड मिलेगा, और उस कोड से समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा का लेन देन करना है, आप यहाँ पर पैसा भेज सकते हैं। यानी आपको सिंपल में समझना है, क्योंकि जो यूपीएससी का एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जाम हो, उसमें हमें टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं, हमें सिंपल समझना है कि जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, दिस फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल पेमेंट। ये क्या फैसिलिटेट करता है, इंटरनेशनल पेमेंट को फैसिलिटेट करता है। और रसिया को इस स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया, रसिया यानी रसियन बैंक को अब वो कोड नहीं मिलेगा, तो वो इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो रसिया इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो इसका ट्रेड में क्या होगा, कमी होगा। सो एज एन अल्टरनेटिव ऑफ स्विफ्ट, जो ब्रिक्स, जो रसिया है, इन्होंने बताया था कि हम ब्रिक्स पे नाम के कुछ शुरू कर सकते हैं, जिससे इंटरनेशनल पेमेंट क्या होगा, फिर शुरू होगा। ये ब्रिक्स पे में कुछ नहीं किया जाएगा, जैसे इंडिया का यूपीआई है, उसी तरह ब्राजील का भी कुछ होगा पेमेंट सिस्टम, उसी तरह साउथ अफ्रीका का भी पेमेंट सिस्टम, उसी तरह रसिया का भी पेमेंट सिस्टम, उसी तरह चाइना का भी पेमेंट सिस्टम। इसको आपस में लिंक कर दिया जाएगा, और इससे लोकल करेंसी में भी ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी इंडिया और रसिया में क्या होगा, रूपी रूबल ट्रेड भी हो जाएगा, रूपी रूबल ट्रेड भी, या चाइनीज एन रूपी ट्रेड भी हो जाएगा, लोकल करेंसी। और क्योंकि स्विफ्ट से बाहर किया गया था, इसलिए उसके अल्टरनेटिव के रूप में क्या प्रपोज किया गया, ब्रिक्स पे। आपको लिखना क्या होगा कि ब्रिक्स पे इज ए प्रपोज्ड क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। ये क्रॉस बॉर्डर यानी एक देश से दूसरे देश में होगा। भारत के लिए तो स्विफ्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, सिर्फ इंडिया में अगर पेमेंट करना हो तो उसके लिए तो यूपीआई है, उसके लिए तो
आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, आरटीजीएस एक्सेट्रा है। तो ब्रिक्स पे जो है ये प्रपोज्ड है, और इससे पेमेंट प्लेटफॉर्म क्या होगा, ब्रिक्स कंट्री में पेमेंट होगा। इससे पेमेंट हो सकता है लोकल करेंसी में भी। ये डिपेंडेंस यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम पर कम करेगा, इस पर डिपेंडेंसी खत्म करेगा, और नेशनल पेमेंट सिस्टम जो मेंबर कंट्री के हैं इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे इंडिया का यूपीआई है उसी तरह दूसरे कंट्री का जो पेमेंट सिस्टम है इसको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इससे इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा। ये प्रपोज किया गया था कजान समिट में व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, बट दिस हैज नॉट बीन सक्सेसफुल एट। अभी ये लागू नहीं हुआ, अभी सिर्फ प्रपोज्ड है। आगे बढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ब्रिक्स का आज। हमने पहले ही बताया कि जो ब्रिक्स के कंट्री हैं वो लगभग 40% पॉपुलेशन को दिखाते हैं। ये लगभग 33% या 30 से 33% जीडीपी को दिखाते हैं। ये लगभग 16% ग्लोबल ट्रेड को दिखाते हैं। ये ग्रुपिंग है इमर्जिंग कंट्री का, जिसका कि सिग्निफिकेंस खुद है, चाहे ब्राजील हो, रसिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, अब सऊदी अरबिया हो, अब इसमें जो शामिल किया गया है यूएई को, इसमें शामिल किया गया है ईरान को, है ना। तो ये क्या है, इतना बड़ा ग्रुपिंग को दिखा रहा है, यही तो इसका सिग्निफिकेंस है। दूसरा सिग्निफिकेंस अभी अभी के सेंस में कह सकते हैं, क्योंकि ओएल और एलपीजी देख रहे हैं हम कैसे शॉर्टेज हो रहा है, तो इसको इसके थ्रू क्या कर सकता है, मैनेज किया जा सकता है अगर ब्रिक्स में बेहतर कोऑपरेशन होती। और ईरान ऐसा स्टेटमेंट इशू करता कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे ब्रिक्स देशों के जो कंटेनर हैं, जो तेल है, उसको जाने दिया जाएगा, तो भारत पर कितना प्रभाव अच्छा पड़ता। यानी अभी इसमें और कोऑपरेशन की जरूरत है, पर ये इसका सिग्निफिकेंस में लिख सकते हैं ना। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके। क्या है ये, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है। ये रिप्रेजेंट करता है डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को, डेवलप्ड कंट्री के खिलाफ, या डेवलप्ड कंट्री का जो डोमिनेशन है ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में, उसको कम करने की बात करती है। तो ये वॉइस है ग्लोबल साउथ का, ये खुद में एक सिग्निफिकेंस है, बिकॉज देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर फंक्शनिंग एंड व्हिच आर रेजिंग द वॉइसेस ऑफ द ग्लोबल साउथ। फॉर एग्जांपल नेम, जिसका कि सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो इन द प्लेस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर नॉट गेटिंग एनी सिग्निफिकेंस, अगर ब्रिक्स रहेगा तो ग्लोबल साउथ को आवाज जाएगी, अफ्रीकन कंट्री का भी वैल्यू समझी जाएगी, लेटिन अमेरिकन कंट्री का भी वैल्यू समझी जाएगी, साउथ एशियन कंट्री का वैल्यू समझी जाएगी, बिकॉज वी आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि एक तो यूएसए डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें अगर इसका सहयोग होता है तो चाइना एक सेंटर बन सकता है, ब्राजील बन सकता है साउथ अमेरिका में, है ना, साउथ अफ्रीका बन सकता है, एक सेंटर रिप्रेजेंट कर सकता है अफ्रीका में। उसी तरह जो यूएई है या सऊदी अरबिया है, ये वेस्ट एशिया में, इंडिया है वो रिप्रेजेंट करता है साउथ एशिया का एक पावर को, चाइना है ये रिप्रेजेंट करता है ईस्ट एशिया के एक पावर को, जो इंडोनेशिया है ये रिप्रेजेंट करता है साउथ ईस्ट एशिया के एक पावर को। सो वी आर सीइंग दैट द मेंबर्स वो खुद में एक क्या है, एक पावर को रिप्रेजेंट करती है अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में, अपने रेस्पेक्टिव जियोग्राफी में। तो ये एक क्या है, वेस्टर्न पावर के डोमिनेंस को कम करता है। जो यूनिपोलर वर्ल्ड है जिसमें सिर्फ यूएस का डोमिनेशन है, उसके जगह एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहता है, जिसमें भारत भी हो, चाइना भी हो, रसिया भी हो, इंडोनेशिया भी हो, यानी कि बहुत सारे पावर सेंटर्स बनेंगे। ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। चाहे मेंबर्स स्टेट में बात करें तो उसमें क्या होगा, ट्रेड का बढ़ावा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। अभी देखा हमने कि न्यू डेवलपमेंट बैंक्स लेके से हम मदद से हम कैसे डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रमोट कर सकते हैं। एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को भी दिखाता है, जहां पर हम पहले वर्ल्ड बैंक और सिर्फ आईएमएफ पर डिपेंडेंट थे, और अगर इस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते तो हम फिर से वेस्टर्न कंट्री के चंगुल में फंस सकते थे। सो देयर इज एन अल्टरनेटिव टू वर्ल्ड बैंक इन द फॉर्म ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, देयर इज एन अल्टरनेटिव टू आईएमएफ इन द प्रेजेंस ऑफ कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, देयर इज एन अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स पे। हालांकि अभी नहीं हुआ है, पर ये अगर होता है तो ये एक ऐसा दिखाएगा। साथ में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी करता है, चाहे एनर्जी के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, क्लाइमेट इशू के क्षेत्र में हो, क्योंकि ये सभी कैसे कंट्री हैं, ये सभी डेवलपिंग कंट्री है। तो इनका जो इशू है एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट इशू में सेम है। आपको पता होना चाहिए यूएन में चाइना और इंडिया भाई भाई हो जाता है, यानी चाइना और इंडिया का जो इशू है सेम रहता है और डेवलप्ड कंट्री के विरोध में रहता है। वर्ल्ड बैंक में इंडिया चाइना का इशू सेम रहता है, यानी सहयोग करते हैं दोनों आपस में, चाहे वो यूएनएफसीसी का कोप हो, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें भी जो क्लाइमेट इशू पर भी भारत और चाइना के विचार है वो एक हैं। अगर बाउंड्री छोड़ दें तो भारत और चाइना में ज्यादा बेहतर संबंध हो सकता है इन कंपैरिजन टू इंडिया यूएसए। सो इन ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स डेवलपिंग कंट्री का बात रखी जाएगी, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो सिमिलर हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं ब्रिक्स का, जैसे पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स। जैसे इसमें मेंबर्स हैं इंडिया और चाइना, आपस में ही क्या है, संघर्ष है। इसमें मेंबर्स हैं, अभी देखे यूएई एंड ईरान,
इसमें क्या है, अभी संघर्ष देखने को मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इवन चाइना एंड रसिया, दे आर नॉट एज गुड फ्रेंड्स एज दे सीम टू बी। वो दिख रहे हैं कि बहुत अच्छा दोस्ती है, पर अगर मौका मिलेगा तो ये दोनों में भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर इशू रिजोल्व नहीं है ना। तो ये दोनों भी, क्यों रसिया चाहता है कि चाइना का बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो, नहीं तो रसिया का डोमिनेंस कम हो जाएगा। तो ये सब भी क्या देखने को मिलता है कि द ग्रुपिंग, द मेंबर्स, दे हैव देयर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और इससे कोऑपरेशन कम हो जाएगा। अगर ये कोऑपरेशन ब्रिक्स में बढ़िया होता तो आज देखने को मिलता है कि भारत में क्या है, एलपीजी का प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज ईरान अलाउ करता और आता। इंडिया चाइना का टेंशन इसके अंदर है, इसमें चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेंस है। इसका अगर देखें तो चाइना के अकेले क्या है, $20 ट्रिलियन इसका इकोनॉमी है, और बाकी देश को मिला भी देंगे तो $20 ट्रिलियन नहीं हो पाएगा, है ना। मुश्किल से 10 से 13 ट्रिलियन हो पाएगा। तो चाइना जो है एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर हाउस है, बाकी देश उतने पावरफुल नहीं है। तो डोमिनेंस है चाइना का, वो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट में भी दिखता है। $100 बिलियन में $41 बिलियन चाइना ने दिया, तो वो भी है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। सबमिट होता है, वहां पर डिसीजन लेने की बात करती है, फिर लगभग साल भर के लिए बंद बस्ते में चला जाता है। तो जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जैसे यूएन का है ना, हालांकि उसका भी कॉम्प्लेक्स है, पर जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका सेक्रेटरिएट होना चाहिए, वो सब की कमी है ना। हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरिएट मतलब कि लगातार सालों भर काम हो, पेपर वर्क होते रहो, उसमें दिक्कत है। डिफिकल्टी इन कंसेंसस आफ्टर एक्सपेंशन, जब ब्रिक्स था तब तो कंसेंसस में इतना प्रॉब्लम होती थी, अब जब 11 मेंबर्स हो गए जिसमें ईरान और यूएई है, कैसे कोई कंसेंसस पर रीच कर पाएगा, कैसे एकदम एक साथ डिसीजन कैसे लिया जाएगा, उसमें मुश्किल है। तो ये सभी चैलेंजेस है, या ये सबको हमें इंप्रूव करना होगा ब्रिक्स को बेहतर बनाने के लिए। चाहे जो इंडिया चाइना टेंशन हो, अगर ये कम होता है तो ब्रिक्स और बेहतर बनता है ना। ये जो एक्सपेंशन हुआ है, इसके बाद आपस में देश अगर नहीं लड़ते हैं तो बेहतर है। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है चाइना, चाइना को त्यागना होगा कि हम डोमिनेंट ना बने, इसमें सबको बराबर वैल्यू हो, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में, उसी तरह कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट में भी कुछ हो, ये चाइना अपना डोमिनेंस ना दिखाए, है ना। स्ट्रेटेजिक डिफरेंस को कम करना होगा। आइए देखते हैं कुछ रिसेंट समिट्स हुआ। 2024 में कजान में समिट हुआ रसिया में, और इसका आउटकम यही था कि ब्रिक्स मेंबरशिप को एक्सपेंड किया गया और ब्रिक्स के 11 मेंबर्स बन गए। 2025 में ब्राजील में समिट हुआ, और इसका था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, ग्लोबल साउथ के देश जो हैं इसमें कोऑपरेशन बढ़े, ये फोकस में था। और अभी जो ब्रिक्स समिट होने वाला है, जिसके कारण हम पढ़ रहे हैं और जो काफी न्यूज में रहेगा ब्रिक्स उस समय, ये होस्ट इंडिया है और वेन्यू न्यू दिल्ली में मीटिंग होने जा रहा है, और इसका थीम भी ब्रिक्स ही है, ब्रिक्स थीम, लेकिन फुल फॉर्म अलग। फुल फॉर्म क्या है, बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। ये भारत का माइंड को ही दर्शाता है कि ब्रिक्स देश की जब मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स ग्रुप की जब मीटिंग हो रही है, तो हम इसका थीम भी ब्रिक्स ही रखते हैं, बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। इससे आपको याद करने, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रह सकते हैं। क्या है, बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या प्रिपरेशन हमने किया है, यानी भारत में ये सबमिट होने जा रहा है तो हमने कुछ तैयारी की होगी। तो ब्रिक्स का जो ऑफिशियल लोगो है वो लॉन्च हुआ है, और ये लोगो इस तरह का दिखता है। और लोगो के साथ साथ हमने वेबसाइट भी, ब्रिक्स का जो वेबसाइट है इसको भी लॉन्च किया। और इस वजह से हम देखते हैं कि ब्रिक्स में जो काफी न्यूज में था, ब्रिक्स काफी न्यूज में था, क्योंकि वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया गया इसकी वजह से। ब्रिक्स न्यूज में एक बार फिर से आया। इंडिया का क्या फोकस है, डिजिटल इकोनॉमी, कि हम डिजिटल इकोनॉमी पर बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करें, फाइनेंशियल कोऑपरेशन पर बात करें, और स्ट्रॉन्गर वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्री का। पहला तो आपको याद रखना है कि ब्रिक्स क्या है, डेवलपिंग कंट्री के लिए। अभी पिछले देखे कि ब्राजील में जो हुआ वो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन की बात करता है, तो इंडिया इसको आगे लेके जाता है। और आप इसका जो फोकस है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि इसका जो थीम है इनोवेशन है, तो यानी कि टेक्नोलॉजी पर बात करेगी, कोऑपरेशन है तो ग्लोबल साउथ की कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेगी, डिजिटल इकोनॉमी भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भारत उठाता है डिजिटल इकोनॉमी, और दिखाना चाहता है कि वी हैव बीन सो सक्सेसफुल इन डिजिटल इकोनॉमी यूपीआई के क्षेत्र में, तो उसको भी इसने भारत ने शामिल किया। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड में क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं कि कैसे चैलेंजेस को कम करें, यानी कि हमें किस दिशा में काम करना हो ताकि चैलेंजेस कम हो और ब्रिक्स में जो कोऑपरेशन है वो और बढ़ सके, है ना। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना, ऊपर में जो चैलेंज लिखे उसी का उल्टा कर देंगे। देखे थे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, वीक है, तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना। देखे थे कि जो ट्रेड होता है उसको लोकल करेंसी में बढ़ावा देना। ब्रिक्स पे जो बनाया गया है ये सक्सेस हो, ये सिर्फ रहा ना जाए, एक कॉन्सेप्ट बन के ही ना रह जाए।
ब्रिक्स में डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा हो ताकि ब्रिक्स पे बने, ये यही बताना चाह रहा है कि ब्रिक्स पे सक्सेस हो, लोकल करेंसी में ट्रेड हो, कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में, क्लाइमेट एक्शन में बढ़े, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोऑपरेशन बहुत ना के बराबर है। मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, यूएन में जाते हैं तो हमारा वॉइस सेम रहता है, पर ब्रिक्स के अंदर टेक्नोलॉजी की बात कम होती है, एनर्जी की बात कम होती है, क्लाइमेट एक्शन की बात कम होती है, और मेंटेनिंग बैलेंस इन यूनिटी डिस्पाइट एक्सपेंशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है ब्रिक्स का। इसलिए वे फॉरवर्ड में भी लिखना होगा, वी नीड टू मेंटेन यूनिटी, वी नीड टू मेंटेन कंसेंसस, वी नीड टू बी कोऑपरेटिव विद ईच अदर इवन आफ्टर एक्सपेंशन। जब हमने इसमें ईरान और यूएई को शामिल किया, जब हमने इसमें इजिप्ट और इथियोपिया को शामिल किया, जब हमने इंडोनेशिया को शामिल किया, है ना, इसके बावजूद, और इसमें ईरान को तो शामिल किया है, सऊदी अरेबिया को शामिल किया, ये जो एक्सपेंशन हुआ है, और आस पड़ोस के सभी देश हैं जिनमें की कॉन्फ्लिक्ट पहले से मौजूद है, सो द consensus becomes difficult, but if we are able to do that, if BRICS is able to do that, then it is going to be one of the most influential, one of the most साउट आउट आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, ये सबसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि ब्रिक्स इवॉल्व हुआ है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि पहली बार ब्रिक की कल्पना की गई थी जिम ओनिल के द्वारा। जिम ओनिल ने पहली बार सिर्फ बोला कि ब्रिक नाम का कोई 4 देश है जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, सो दैट वाज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, और इसको मेजर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अब बन गया है इमर्जिंग इकोनॉमी का। सो दिस हैज इवॉल्व, यानी ब्रिक्स क्या कह सकते हैं, ब्रिक्स इवॉल्व हुआ है एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से मेजर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज। इसमें इंस्टीट्यूशंस एनडीबी, सीआरए और इनिशिएटिव जो ब्रिक्स पे है, इसको अगर क्रिएट करता है तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मल्टीपोलर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने में ब्रिक्स सफल हो पाएगा। इसके साथ हमने ब्रिक्स को खत्म किया। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया है। पसंद आया है तो जरूर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि आपको पसंद आया या नहीं आया। नहीं आया तो आप वो भी बता सकते हैं, ताकि हम आगे ऐसे वीडियो को लाने के लिए डिस्करेज हों। और पसंद आया है तो वो भी बता सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इनिशिएटिव है कि फ्री में हम एक बेहतर कंटेंट और बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ जो लेस डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, या जो कोचिंग नहीं जाने में समर्थ हैं, या कोचिंग में जिन्हें समझ में नहीं आती है पैसा देने के बावजूद, हम उन्हें समझा सकें, तो आप हमारे इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हैं। सिंपल आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जैसे हर एक यूट्यूब वाले बताते हैं आपको। पर अगर हमारा एफर्ट से आप प्रसन्न होते हैं तो आप ये गुरुदक्षिणा के रूप में हमें जरूर प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। वी विल सी यू in another lecture of international organization, and I hope you enjoyed, you benefited a lot from this initiative of ours.